हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ वर्षा भारद्वाज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर 2। यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कल पढ़ चुके थे। तो ये है हमारा सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि इससे पहले तक कल हमने पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या है, किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना किसी कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रताओं का आनंद ले सके। यानी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसका मतलब ये है कि आपके पास स्वतंत्रता है, आप काम कर सकते हैं या जो भी है इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि जिससे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो, उल्लंघन हो या फिर उसकी स्वतंत्रता उससे छीनी जाए। यानी आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल अपने हित में कीजिए, लेकिन किसी और का अहित ना हो, यानी किसी और व्यक्ति का नुकसान ना हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। यानी इसमें क्या बता रहे हैं, न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी जो है वो सही है या नहीं है। देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी आशंका पर बिना बताए गिरफ्तार उसको नहीं किया जा सकता। यानी जो गिरफ्तारी का तरीका है वो उसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जाता है। कि बताते हैं ना, अगर किसी को पुलिस अरेस्ट करने जा रही है तो उसको बताया जाएगा कि हाँ भाई, तुमने ये जो है गैरकानूनी काम किया है, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले चाहे अपनी मर्जी से या उसको ये ना बताएं कि उसने क्या गलत काम किया है या क्या कानूनी काम किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्पष्ट शब्दों में संविधान में ऐसा बताया गया है कि सभी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। यानी क्या बता रहे हैं, हाँ, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसमें क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति को शोषण मुक्त, यानी उसका शोषण ना हो और मानवीय गरिमापूर्ण ढंग से वो जीवन जिए। और न्यायालय में ऐसा बताया गया है कि जो जीवन के अधिकार है उनको जीवित रखा जाए, उनको मतलब लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, और जो व्यक्ति है वो आश्रय ले, आजीविका अच्छे से चला सके। ये सब अधिकार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके बिना कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकता। अगर उसको प्रॉपर ढंग से सरवाइव करना है तो ये सब अधिकार उसके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, हेडिंग है हमारी, वो क्या है, निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी में क्या है कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो, पर इसके अपवाद भी हैं।
कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी काम करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बनाकर जो पुलिस है वो रख सकती है, उसे अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जो निवारक नज़रबंदी है ये अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के सामने लाए जाते हैं। यानी क्या बता रहे हैं, जो निवारक नज़रबंदी होता है ये, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को इसलिए अरेस्ट नहीं कर रहे कि उसने कई गैर कानूनी काम किया है, बल्कि इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है यानी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ये लग रहा है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा बन सकता है या कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचा सकता है या फिर वो कोई गैर कानूनी काम कर सकता है, उस पर आशंका की जा रही है यानी शक किया जा रहा है, इसलिए उसको अरेस्ट कर रहे हैं। और ये जो गिरफ्तारी होती है ये सिर्फ 3 महीने के लिए होती है। 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को वो जेल में बंदी बनाकर नहीं रख सकते हैं। उसके बाद फिर उनको जो सलाहकार बोर्ड होते हैं उनके सामने उस व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा, क्योंकि जो आयु है, मतलब जो एज है अधिकतम, वो निवारक नज़रबंदी की सिर्फ 3 महीने की ही है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्रविद्रोह तत्वों से निपटने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया। अनेक लोग यह मानते हैं कि कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कल्याण से इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा निवारक नज़रबंदी के प्रावधान में परस्पर विरोधाभास है। यानी क्या बता रहे हैं कि निवारक नज़रबंदी जो है ये कभी कभी इसका गलत यूज़ भी हो जाता है। वो कैसे कि जो भी सरकार है वो इसका कभी कभी दुरुपयोग ऐसे भी कर लेते हैं कि जो लोग हैं, कभी कभी किसी व्यक्ति पे शक किया जाता है, आशंका की जाती है, लेकिन वो शक गलत होता है। तो उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ ना कि उसको 3 महीने तक फालतू में जेल में रखा, जबकि वो कोई गैर कानूनी काम करने वाला नहीं था। तो यही बता रहे हैं कि उसके लिए कोई कानून होना चाहिए, कुछ सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए ताकि जो नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हनन ना हो। और निवारक नज़रबंदी में ये ऐसा परस्पर प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि जिससे पता चले कि हाँ उस व्यक्ति पे 100% एविडेंस हो कि हाँ वो कर सकता है, तभी उसको अरेस्ट किया जाए। ऐसे शक के दायरे में तो बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अन्य स्वतंत्रताएं इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आरोपी या इसमें यही बताया कि जो हमारा संविधान है उसमें ये प्रावधान है कि लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो विभिन्न अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ जो अलग अलग आरोप आ रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, इनके लिए न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराधी दोषी नहीं ठहरा सकती। क्यों? क्योंकि दोषी इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जब तक उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले या कोई निष्पक्ष मुकदमा ना हो तो फिर ऐसे किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे इसमें बता भी रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। यानी किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसको एक ही बार पनिशमेंट की मिल सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार अपराध किया और पनिशमेंट जो है वो 4-5 बार दी जा रही है। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। यानी क्या बता रहे हैं, ऐसा तुम नहीं कह सकते हो कि पिछली तारीख का जो ये तुमने अपराध किया है तो इसकी सज़ा हम तुम्हें दे रहे हैं। अगर पिछली तारीख को उसने कोई गैर कानूनी काम किया है तो तुम्हें तभी अरेस्ट करना चाहिए था या तुम्हें तभी एक्शन लेना चाहिए था। पिछली तारीख का तुम कहकर ऐसा काम ऐसे नहीं कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति है उससे तुम खुद नहीं कह सकते हो कि तुम अपने अगेंस्ट या अपने जो है
जैसे हम किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं तो वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट गवाही देता है। तो ऐसे खुद को फोर्स नहीं करवा सकते वो लोग कि तुम अपने खिलाफ ही जाके सबूत दो या अपने खिलाफ बोलो जाके, ऐसा नहीं है। तुम चाहो तो बोलो, अगर बोलोगे तो ऐसा करोगे ही क्यों। तो इससे अच्छा है कि किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, अन्य अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित और शोषित और वंचित हैं, या लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा बेचा जाता था। इन दोनों प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्टे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया है और वह कानून द्वारा दंडनीय है। यानी इसमें क्या बता रहे हैं, ये जो बंधुआ मजदूरी है ये अब पूरी तरह से बैन है। बंधुआ मजदूरी किसको कहते हैं, कि जो बच्चे होते हैं उनका शोषण किया जाता है और उनको ऐसे फैक्ट्रीज़ में काम करवाते हैं जहाँ लाइट नहीं होती है, धुआं ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। और बंधुआ मजदूरी में क्या होता है कि काम तो करवा लिया जाता है, बट जब पेमेंट देना होता है, पैसा देना होता है, तो तब वो लोग बहुत कम पैसा देते हैं या देते ही नहीं है। सेम ये कंडीशन दास प्रथा, दास में भी होती है कि दासों को बंदी बनाकर रखा जाता है, फिर उनसे काम करवाया जाता है। उन्हें पैसे दो, थोड़े बहुत दे दो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी दोगे तो वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये अब पूरी तरह दंडनीय है, अपराध है, और अब ये नहीं है भारत में, लेकिन अभी भी बहुत जगह पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी भी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार के बाल श्रम को अवैध करार और शिक्षकों को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। यानी क्या बता रहा है, 14 साल से कम एज के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। न चाहे कोई कारखाना हो, खदान हो, या कोई खतरनाक किसी जगह हो जहाँ पे ये बिजली पानी की समस्या हो, तो ऐसी जगह पे बच्चों से काम बिल्कुल नहीं कराना है, क्योंकि बाल श्रम जो है पूरी तरह से बैन है। क्योंकि बच्चों का जो अधिकार है वो पढ़ने लिखने का है, और ये मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। संवैधानिक अधिकार को अर्थपूर्ण बनाया गया है। यानी क्या बता रहे हैं कि अगर ऐसा कहीं होता है तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो, या फिर पुलिस बुला सकते हो, बता सकते हो उनको कि देखो ये लोग बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं बच्चों से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर ले। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा दुनिया सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि जो धर्म है, संवैधानिक जो अधिकार है वो क्या है, संविधान में ऐसा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है,
वो उस अपने हिसाब से उस धर्म का पालन कर सकता है। इवन ऐसा भी है कि अगर आप हिंदू हैं और आप चाहो किसी और धर्म को स्वीकार करना चाहते हो तो आप किसी और धर्म को भी मान सकते हो। और कोई और धर्म है जैसे इस्लाम धर्म है या ईसाई धर्म है, वो लोग चाहें कि उनको हिंदू धर्म को फॉलो करना है तो वो भी कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ये जो धर्म परिवर्तन का तरीका है ये गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। आप करवा भी सकते हैं धर्म परिवर्तन और कर भी सकते हैं, लेकिन जो तरीका है वो हमेशा कानूनी होना चाहिए। पहले क्या होता था कि ये जो धर्म के नाम पे लोग दंगे वगैरह करते थे, और अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसको मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि जो धर्म है उनके धर्म में सबसे ज़्यादा लोग उनके ही होने चाहिए। लोग होते थे क्या करते थे, अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि जो भी लोग हैं वो मेरे धर्म से जुड़ें ताकि मेरे अनुयायी जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं। खासकर जो शिक्षक वगैरह होते थे जो धर्म की शिक्षा वगैरह देते थे वो। बट अब ऐसा नहीं है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आस्था और प्रार्थना का अधिकार की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता अतः किसी कारण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह अर्थ कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार उनके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। यानी इसमें क्या बताया है कि सरकार कभी कभी ये जो धार्मिक प्रतिबंध है इन पर, जो धार्मिक अधिकार है इन पे प्रतिबंध लगा सकती है। वैसे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है और अपना धर्म चेंज भी कर सकता है, या फिर कोई व्यक्ति चाहे कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा तो उसके पास वो भी अधिकार है। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे सती प्रथा का विरोध हो रहा था और बाल विवाह और मानव बलि जैसी कुप्रथाओं का विरोध हो रहा था, तो इस टाइम पे क्या था, एक से अधिक विवाह इन सब का, तो इस टाइम पे क्या था कि जो धर्म था वो बीच में आ रहा था तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे पास धार्मिक अधिकार है तो क्यों प्रतिबंध किए गए। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्रता के टाइम पे जो अधिकार हैं ये बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए इनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर वापस से आपके अधिकार आपके पास आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म को मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब किसी धार्मिक समुदाय के बीच क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उसे समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि, देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो बहुत सारे जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा तनावपूर्ण महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिन पर धर्म पर ही प्रतिबंध हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो समुदाय के लोग होते हैं वो उनमें थोड़ा सा जो स्थिति होती है वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि धर्म ही नहीं है तो आगे कैसे प्रोसेस होगा। तो थोड़ा सा जो कंडीशन होती है वो अनबैलेंस हो जाती है, बट बाद में उनको फिर से वापस से लागू कर दिया जाता है, तो इतनी कोई इशू नहीं है इसका। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं
कभी कभी क्या होता है कि जो ये धर्म है ये राजनीतिक विषय भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो आजकल सत्ता, जो पॉलिटिक्स है वो किस टाइप की है कि अगर एक व्यक्ति है कि जैसे इलेक्शन हो रहे हैं कहीं पर किसी भी स्टेट में और वहाँ पर कोई ब्राह्मण व्यक्ति खड़ा है, तो जितने भी ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग होंगे सब उसको प्रमोट करेंगे, चाहे उसका काम अच्छा हो या नहीं हो। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो काम अच्छा करे, आप खुद ही सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं बट वो काम अच्छा नहीं कर रहा, तो क्या फ़ायदा उसका सत्ता में होने से। तो यही बात की गई है कि जो व्यक्ति अच्छा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई और जाति का हो, अगर वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो सत्ता में अधिकार है कि वो व्यक्ति आए, ना कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी वाला। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। इसमें क्या बताया गया है कि सभी धर्मों की समानता, विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण ये ज़रूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी भी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा है कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकार नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म की वरीयता दी जाएगी। इस प्रावधानों से धर्म निरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो सरकार है वो क्या करती है, समानता का बर्ताव करती है धर्मों में। तो इसका अर्थ क्या है कि मतलब जो सरकार है वो किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी, वो किसी एक धर्म को या किसी अन्य धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। और जो भारत है वो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी जो भारत में सरकार चलाई जा रही है तो उनका कोई एक धर्म नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो सिर्फ ब्राह्मण कैटेगरी का होगा। अगर धर्म की बात करें तो हिंदू होगा या मुस्लिम होगा या फिर ईसाई होगा या कोई और होगा। यानी कि जो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, वो कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो धर्म के बिहाफ पे ही डिसाइड किया जाएगा। तो यही बता रहे कि भारत के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या फिर कोई सार्वजनिक पद के लिए काम करने के लिए कोई धर्म विशेष सदस्य होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति बन सकता है। वो इस्लाम धर्म का भी हो सकता है, ईसाई धर्म का भी हो सकता है और वो हिंदू धर्म का भी हो सकता है, क्योंकि जो समानता है वो सबके लिए है। नौकरियों में भी ऐसा कहा गया है कि जो क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे ही उसका जो रिज़ल्ट होगा वो डिसाइड किया जाएगा, ना कि धर्म के बिहाफ पे। और जो स्कूल्स होते हैं, शैक्षणिक संस्थान होते हैं, वहाँ पे क्या बताएंगे कि कोई भी धर्म का परिवर्तन नहीं करेगा कि स्कूल में सिर्फ हिंदू आ सकते हैं या स्कूल में सिर्फ मुस्लिम आ सकते हैं या फिर स्कूल में कोई अलग से शिक्षा दी जाए धर्म के बारे में कि आप हिंदू कम्युनिटी को ज्वाइन करो या इस्लाम धर्म को ज्वाइन करो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे धर्म बराबर हैं, सब अपनी जगह अपने धर्म को मान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ना मानना चाहे तो वो किसी धर्म को ना भी माने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसी प्रावधान से जो धर्मनिरपेक्षता है उसको और बल मिलता है और जीवन मिलता है। अब हम चलते हैं आगे। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें क्या है, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफ़ी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति को स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूरी है, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल
धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है, देखो आगे मैं बढ़ाती हूँ, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो अपना ये भारत है, ये क्या है, डाइवर्सिटी यानी विविधताओं वाला देश है। तो विविधता हमारे देश की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे धर्मों के, इतनी सारी संस्कृति के, इतनी सारी भाषाओं को बोलने वाले मानने वाले लोग रहते हैं, तो विविधता तो वैसी बात है कि होगी। बट अगर हम बात करें कि जो समुदाय हैं वो छोटे भी हैं बड़े भी हैं। अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, यानी ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि किसी भी समुदाय को केवल हम धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा, उसकी संस्कृति के आधार पर माना जाता है कि वो अल्पसंख्यक है। ठीक है, अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा, धर्म होता है देश के किसी भी भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। यानी कोई व्यक्ति अगर संख्या में कम है तो उसके पास अधिकार है कि वो अपने धर्म को जो है उसके पास अधिकार है कि वो अपने धर्म को बढ़ा सकता है और अपने वो शिक्षण संस्थान खोल सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है, लेकिन जो तरीका है वो सब कानूनी होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, यानी अपना जो धर्म है, संस्कृति है, उसको विकसित करने का अधिकार है। आगे भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान पर प्रतिबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो शिक्षण संस्थान खोले गए हैं उसमें जो उनको विकसित कर रहे हैं या फिर जो शिक्षण संस्थानों को विकसित करने के लिए जो वित्तीय अनुदान दे रहे हैं, यानी जो लोगों से पैसा ले रहे हैं, मतलब धर्म में देते हैं, लोग बिलीव करते हैं तो धर्म में दान करते हैं, तो जो दान का पैसा है तो क्या बता रहे हैं कि सरकार वो ये नहीं देखेगी कि इसका जो प्रबंध है वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। वो कोई भी कर सकता है, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक या इवन कोई भी हो। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची को देना ही काफ़ी नहीं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। यानी जो क्या बता रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सूची जो है बड़ी अट्रैक्टिव है, बहुत आकर्षित है। उसके बाद क्या है कि जो अधिकारों की जो विस्तृत सूची है वो भी काफ़ी नहीं है, लेकिन जो तरीका जो होना चाहिए व्यवहार में लाया जा सके, उनका जो तरीका है उसे अपने बिहेव में, व्यवहार में लाया जा सके। अगर उनका उल्लंघन होता है तो सीधा अधिकारियों की रक्षा की जा सके, ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए। अब इसमें देखो आगे क्या बताया गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप मार्क करना, इसको समझना और इसको नोट करना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को लागू कराने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है। यानी क्या बता रहे हैं, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। उसके बाद कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, उसके पास संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि
जो सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सरकार को आदेश देंगे। तो सरकार के द्वारा आपके मौलिक अधिकार आपको लौटा दिए जाएंगे या फिर उनको वापस से लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ रिट बनाई गई है न्यायालय में। चलो अब हम उन रिट्स को पढ़ते हैं। पहली जो रिट है वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब कौन सी रिट है हमारी? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। सॉरी, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर न्यायालय किसी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या होता है कि न्यायालय के सामने पेश करना पड़ता है, लेकिन गिरफ्तारी का जो तरीका है वो गैर कानूनी या असंतोषजनक हो, यानी उसने कोई गैर कानूनी काम किया भी नहीं है और उसको फिर भी अरेस्ट कर लिया, तो ये तो गैर कानूनी तरीका हुआ ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो न्यायालय है वो उस व्यक्ति को छोड़ देगा, यानी उसको वापस से रिहा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परमादेश। परमादेश में क्या है कि यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पदाधिकारी, ऐसा लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। यानी कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि वो कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है, यानी उसकी जो है परमानेंट जॉब है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है अपने कानूनों का संवैधानिक जो उसके पास कानून है, यानी जो पदाधिकारी जो है अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का, यानी जो कानूनी अधिकार होते हैं उनका और संवैधानिक जो उसके दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनका पालन नहीं कर रहा है। पालन नहीं कर रहा वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, परमादेश आदेश के द्वारा उस व्यक्ति को उस पद पे काम करने से रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका निषेध आदेश। ये जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। यानी क्या बता रहे हैं कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, यानी उसका काम नहीं है फिर भी वो इंटरफेयर कर रही है और किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही है, तो जो ऊपर की अदालतें होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो क्या करती हैं, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जो रिट है इसको जारी करती है और काम करने से उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट अधिकार प्रेक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रेक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोकती है। यानी अधिकार प्रेक्षा में क्या है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है, यानी ऐसे पद पर बैठ गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रेक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पे काम करने से रोक देती है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारी उत्प्रेक्षण रिट। इसमें क्या है कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालतें या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। यानी क्या बता रहे हैं कि जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कार्य करता है, यानी जो निचली अदालत है उसका भी अधिकार नहीं है, वो फिर भी उसको इंटरफेयर कर रही है, उसमें वो काम कर रही है, या कोई सरकारी अधिकारी जैसे कोई भी अधिकारी हो गया, IAS IPS के कोई भी अधिकारी, उनका जो काम है वो उसके अगेंस्ट, जो उनका काम नहीं है वो करते हैं, तो जो ऊपर की न्यायालय हैं या उनसे विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे, यानी जो उस काम को उनसे छीन कर आगे जो ऊपर की अदालतें हैं उनको भेज दिया जाता है। वो क्या करते हैं, अधिकारों को हस्तांतरित कर देते हैं, यानी
रोक देते हैं। तो जब वो आगे अधिकारी, बड़े अधिकारी को या फिर अदालत को जब वो अधिकार देते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, इनका अधिकार नहीं है, तो वो इन पे रोक लगा देते हैं कि तुम्हारा अधिकार नहीं है तो तुम नहीं कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यक महिलाओं और दलित के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यानी जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो दलित होते हैं, उनका अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे, अन्य अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, इस चीज़ के लिए हमारा ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसको बनाया गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।